हसन, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, शाजेब, सुंदस, उम्मे हबीबा एंड उजैर। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चले जनाब, तो कल मैंने आप सबको एक एग्जाम्पल स्टडी करने को कहा था, जो हम कर रहे थे फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट। आज हमने उसके जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के भी इस क्लास में इंशाल्लाह 2-3 सवाल और देखने हैं। जी जनाब, एग्जाम्पल नंबर 3 स्टडी टेक्स्ट देख लिया सबने? ठीक है जी। तो उसके अंदर जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि आपका जो जॉब कॉस्ट शीट होती है, जिसके अंदर हर जॉब से रिलेटेड आपके पास आ जाता है कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी है, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ऑब्वियसली बात है, कोई एक स्टैंडर्ड तरीका, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज सच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जॉब कॉस्ट कार्ड है, ये टास्क नंबर 4 बेसिकली आपका मेन जो है वो होम असाइनमेंट था। मैंने आपको कहा था आप इसको स्टडी करना था, सिर्फ लिस्टिंग इन्होंने सारी की हुई है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। किसी को इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आया हो, इसको हम देख भी लेते हैं। इन्होंने हर रिसोर्स का इन्होंने ओपनिंग WIP और कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द मंथ, इस तरह से इन्होंने उसको एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जो स्केड्यूल आपने बनाया है, उस जो वर्किंग बेसिकली आपने किया है, उसी को इन्होंने अब सारी इन्होंने लिस्ट डाउन किया हुआ है और एक जगह पे लेकर आए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो जिस तरह जॉब 0503 को देखते हैं, तो जॉब 0 इन्होंने बेसिकली बाइफिकेशन किया है रिसोर्स को यूज करके, है ना, रिसोर्सेस को यूज करके। मटेरियल एक्स का हम कह रहे हैं कि जॉब 0503 में ओपनिंग डेट तक इतना लगा हुआ था और ड्यूरिंग द मंथ हमने फर्दर इतना लगाया। तो मंथ एंड के ऊपर इस पर्टिकुलर जॉब पे कितना हम लगा चुके थे मटेरियल एक्स, वो लगा चुके थे 49,000। इसी तरह से मटेरियल वाई पूरा का पूरा इसी महीने लगा, इससे पहले नहीं लगा हुआ था, तो कोई ओपनिंग WIP नहीं था। इसी तरह से ग्रेड ए लेबर महीने के पहले दिन तक इस हद तक लग चुका था, फर्दर हमने इतना लगाया, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ग्रेड बी लेबर, ये पूरा का पूरा इसी महीने लगा है। वेरिएबल ओवरहेड ओपनिंग WIP में कितने थे, ड्यूरिंग द मंथ कितने लगे, और इसमें आपके पास क्या हिसाब किताब है, क्योंकि जो सेकंड हमारी जॉब है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ना। जब हमारी जो सेकंड जॉब है वो अभी तक वर्क इन प्रोसेस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस को भी इन्होंने अब्सॉर्ब नहीं किया, क्योंकि वो आपने अब्सॉर्ब करना है अपॉन कंप्लीशन। बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो वो आपने अब्सॉर्ब करना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 20%, वो अपॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब करना है। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड जॉब को जो है आपने अब्सॉर्ब किएंगे और आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन थी और आपने यहीं पे जॉब कॉस्ट शीट में ही आपके पास प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर। किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दे, हम डिस्कस कर लेंगे। हम इस चीज को भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे जॉब कॉस्ट अकाउंट्स हैं, जॉब अकाउंट्स हैं, वो हमारे क्लोज होंगे 162 वाली एंट्रीज। 162 कहाँ पर है? एंट्रीज हम जर्नल एंट्रीज तो हम दोनों कर चुके हैं, जनरल जर्नल वाली भी कर चुके हैं। ये 162, 161 और 162, हाँ जी, ये वाली एंट्रीज। अब इन एंट्रीज में अगर आप देखें तो ये सिंपल वही जर्नल एंट्रीज हैं जो हम पहले कर चुके हैं।
अगर आपको याद हो 1,52,000 के आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए थे, याद है? 152,000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने जॉब कार्ड में थोड़ी करेंगे ना बेटा अब्दुल्ला मुनीर। जॉब कॉस्ट कार्ड आपका इनकम स्टेटमेंट थोड़ी है। इनकम स्टेटमेंट तो कुछ और है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अलग बनेगा। जॉब कॉस्ट कॉस्ट कार्ड तो सिर्फ आपका बता रहा है कि टोटल उस जॉब के ऊपर कॉस्ट कितनी इनकर हुई और आपने प्रॉफिट कितना कमाया। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ठीक है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। जॉब कॉस्ट कार्ड में हम ये कर रहे हैं कि हमने कितनी कॉस्ट जो है टोटल एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है जनाब। फिक्स्ड ओवरहेड उसमें एब्जॉर्ब की बेसिस पर आएंगे, बाकी सारे एक्चुअल उस पर आएंगे, और फिर आपने उसमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें उस लिहाज से हर जॉब पे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट इज समथिंग एल्स। इनकम स्टेटमेंट तो पूरी एंटिटी एज अ होल का बनता है ना। बात समझ आ रही है ना आपको? ये हमने स्पेसिफिक जॉब्स के ऊपर हमने जाके कहा कि अच्छा जी हमें फलानी जॉब पे इतना प्रॉफिट हुआ, फलानी पे इतना हुआ, फलानी पे इतना हुआ। अब आपने जो एब्जॉर्ब किए फिक्स्ड ओवरहेड्स वो तो किए 1,52,000 अब्दुल्ला, है ना। अब आपने जो फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं, जो आपके यहाँ पे जॉब कॉस्ट कार्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं 1,52,000 के हिसाब से। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पूरी एंटिटी एज अ होल का बनता है ना। पूरी एंटिटी एज उसमें सारी जॉब से रिलेटेड जितना भी आपका काम हुआ, ओवर अंडर अब्जॉर्ब, उसमें वो सारी चीजें जाएंगी। एक्चुअल के बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड्स जाएगा। तो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये है ही नहीं, ये तो आप बना रहे हो, ये किस्म का आपकी फैक्ट्री लेजर में ये बन रहा है। फैक्ट्री लेजर कॉस्ट लेजर का ये पार्ट है। कॉस्ट लेजर के अंदर ये वर्किंग हो रही है, हर जॉब का आप कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रॉफिट कितना आ गया। ये कॉस्टिंग पीएनएल से भी डिफरेंट है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, मोहम्मद शाहरुख कह रहे हैं कि जी ये 162 पेज पे जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं ये करवा दें। तो मुझे बात बताइए, क्या इन जर्नल एंट्रीज में कोई नई चीज है? जरा इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इनकम स्टेटमेंट, इज दिस समथिंग न्यू टू यू गाइस? ये आप लोगों ने इंट्रो FAR 1 में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि हर चीज जो है वो आपकी क्या है, ट्रांसफर एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है। यस, हर चीज में हर चीज जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है ना। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 847,200। ये क्या है 847,200? दिस इज द कॉस्ट ऑफ द 2 कंप्लीटेड जॉब्स। और ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से किस में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ये क्या है? ये डेबिट होगा ना, इनकम स्टेटमेंट में ये डेबिट होगा, ये कॉस्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? परपेचुअल हम फॉलो कर रहे हैं ना, परपेचुअल फॉलो कर रहे हैं। तो जब परपेचुअल फॉलो करते हैं तो कॉस्ट ऑफ अकाउंट बनता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जब हम टी अकाउंट पोस्ट करेंगे तो वो फिक्स। This conference will now be recorded. जी जनाब, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन भी नजर आ रही है? चलें जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास ओवर या अंडर एब्जॉर्ब किस तरह से आता है। हमारे जो एक्चुअल FOH है वो डेबिट साइड पर आते हैं, यस।
जो एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो क्रेडिट साइड पर आए। तो जब हमने ये जाता है कहाँ पे, जॉब अकाउंट्स में, है ना, 1,52,000 आपके जॉब अकाउंट्स में डेबिट हुआ। तो आपको ये पता चला 9,000 की बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास आती है वो आती है किधर, क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो जब ये 9,000 की हमने कहा कि ये है अंडर एब्जॉर्ब, अब इसकी क्या बेसिकली डबल एंट्री पास हो रही है, 9,000 से फिक्स्ड ओवरहेड्स अकाउंट जो है ये हो रहा है डेबिट, क्रेडिट सॉरी, यस, 9,000 से फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, ये याद है ना, ये हमने ओवरहेड में किया हुआ इस तरह से। तो जो एंट्री नंबर एल है वो यही है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,000 से। देयर यू गो, चलो क्लियर हो गई बात। और जो एंट्री नंबर जे है वो क्या है, एंट्री नंबर जे है जो इन्होंने आपको ये कहा है कि 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके एब्जॉर्ब होने हैं जॉब्स में, तो वो हमने इस तरह से एब्जॉर्ब कर लिए। किस तरीके से, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर। दैट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर हमने उसको एब्जॉर्ब कर दिया। जी जनाब, जॉब कॉस्ट कार्ड्स में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ही आएंगी, क्योंकि आपने जॉब्स में कौन सी कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, एक्चुअल या एब्जॉर्ब, मतलब क्या कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स लेके गए हो जॉब्स पे स्पेसिफिकली, एब्जॉर्ब लेके गए हो ना। जो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब होता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब जो 9,000 का अंडर एब्जॉर्ब है, इसका हम कहेंगे कि इसका किसी जॉब से ताल्लुक नहीं है, तो हमने अलग से इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है ताकि हमारे पास ओवरऑल बेसिस पे हमारे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो एक्चुअलाइज हो जाए, है ना। क्योंकि हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हमें इनकर हुए 161,000 के, एक्सपेंस आउट तो हमें आइडियली 1,61,000 ही करना चाहिए, लेकिन हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितने एक्सपेंस आउट किए हैं, वो तो एक्सपेंस आउट किए हैं 1,52,000 के हिसाब से, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो फिगर गई है वो तो 152 के हिसाब से गई है, तो हमें तो एक्सपेंस आउट 161 ही करना है हर हाल में। तो हम फिर अलग से इनकम स्टेटमेंट में 9,000 को एक्सपेंस आउट करते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, और बताइए इस एग्जाम्पल में और कोई मसला, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस पर आते हैं अपने पैक क्वेश्चन बैंक के। अनस ये चीज हम सॉल्व कर चुके हैं। अब किस तरह से निकालते हैं आप ओवरहेड रिकवरी रेट। अच्छा, नीचे और भी जर्नल एंट्री को भी देख लेते हैं पहले। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ओवरहेड, रिकवरी आपने की है 20% के बेसिस पे, पता चला कि ओवर रिकवर्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है ना। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की भी वही ट्रीटमेंट होगी जो आप फिक्स्ड उसमें करते हो, फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में करते हो। आपने ज्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ले गए आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। क्लियर होगी बात? और ये इन्होंने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर दिया, सेल्स इन्होंने बुक कर लिया। 2 जॉब्स आपने कंप्लीट की हैं ड्यूरिंग द मंथ, 5 लाख और 6 लाख टोटल उनका सेल्स है, तो वो आपने उसमें रिकग्नाइज कर दिया। रिसीवेबल्स टू सेल्स बेसिकली। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अनस का सवाल है 320 रुपीज पर आवर किस तरह से कैलकुलेट हुआ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला है बेटा, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 500। चलें जी, आगे चलते हैं। क्लास वर्क नंबर 1 पर आते हैं। ये आपके पैक क्वेश्चन बैंक का सवाल है, हैंडआउट का सवाल है, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आपको मैं 28 मिनट्स दे रही हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Classwork number 1, pack handbook. You have to solve this question on your own. There is no कोई इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ये पॉइंट है, लेकिन इसको देखते हैं कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इज एवरीबडी विद मी? कर रहे हैं सॉल्व इसको? फिर इंशाल्लाह एक सवाल मैं आपको खुद करवाऊंगी, और आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी है 2 बजे। हम कोशिश करेंगे 2:15 बजे, बल्कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें ताकि कल से हम इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करें।
ठीक है जी, आज आपको होम असाइनमेंट्स भी मिलेंगे जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग के, तो लेट्स सी। चले, मोहसिन, आकिफ, अब्दुल्ला, मुनीर, अहमद, अनस, हमदान, हमजा, हसन, आसिफ, अहमद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद उस्मान, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, शाहजेब, सुंदस, सैयद मोहम्मद अरसलान, उम्मे हबीबा एंड उजैर। क्लास वर्क नंबर 1 शुरू हो जाए। होपफुली जर्नल एंट्रीज में आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए। जर्नल एंट्रीज बहुत लॉजिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ वर्किंग्स करना थोड़ा हो सकता है टेक्निकल हो, वरना जर्नल एंट्रीज में प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलें जी, शुरू हो जाए।
28 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि हम इंशाल्लाह 10:51 पे हमें इस क्वेश्चन को एंड करना है, तो मेक श्योर आप टाइम मैनेजमेंट भी अपनी कंट्रोल में रखें। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कोई इसमें कोई मसले मसाइल ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, पीछे से बिल्कुल नहीं देखना। कभी कभार बिल्कुल ही कोई अननोन सी ट्रांजैक्शन आ जाती है आपके पास और आपसे कहा जाता है कि इसकी अकाउंटिंग करें, तो थोड़ा सा इतनी आप लोगों ने याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतनी पढ़ चुके हैं कि आप जर्नल एंट्रीज आराम से कुछ ना कुछ डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं जी, इधर आप सिंपल कॉस्ट लेजर की एंट्रीज करें, ठीक है, जो जॉब अकाउंट्स वाली होती हैं वही करें सिर्फ। वैसे कर लें, दोनों जनरल लेजर की भी कर लें जी। सेपरेट ना करें, बाइफिकेट ना करें, इसमें सारा एक ही दफा वो करें कि अच्छा जी जॉब अकाउंट में किस तरीके से हम चीजों को लेके जाएंगे। ओवर अंडर अब्जॉर्ब की एंट्रीज भी पास करनी है, ठीक है। ओवर अंडर अब्जॉर्ब सारी, यानी कि इसको आप समझे कि जनरल सारी एंट्रीज आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है।
हाँ जी, हमजा का सजेशन है कि जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, सेम लग रहा है और स्प्रिंग 18 में आया है। अच्छा जी, चले कर लें शुरू। मैंने वैसे वो करवाना है वैसे भी। डन हो गया। अनस कह रहे हैं कि जी हो गया है पर अंडर ओवर की एंट्री भूल गए, तो मैंने अभी आपको अंडर ओवर का बताया है। इसमें और कितना मैं आपको बताऊं बेटा, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री भूलने की जरूरत ही नहीं है। अगर भूल जाए भी तो टी अकाउंट बना लें, उसको देख लें। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जाएगी या फिनिश गुड में? जब जॉब सी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा ना। जब वो अल्टीमेटली जॉब सी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो सारा इकट्ठा ऑल टुगेदर फिनिश गुड में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक बात ही बोली थी कि आप WIP टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, याद है ना? कि जब आपकी कोई कंप्लीट होती है जॉब तो आप WIP टू कॉस्ट यानी कि जॉब अकाउंट से आप डायरेक्टली WIP अकाउंट से आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो एक तरीका है। ठीक है, वो भी एक तरीका है कि आप उसको डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर दें फ्रॉम WIP टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। दूसरा तरीका बस वही वाला है जो नॉर्मल हमारा रूट है कि WIP टेस्ट से फिनिश गुड और फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बोथ ऑफ द एंट्रीज आर करेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाएं वो भी ठीक है, आप उसको फिनिश गुड में लेके जाएं फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाएं वो भी ठीक है। WIP कंट्रोल अकाउंट बस सिर्फ नहीं बनाना, बाकी सारी जर्नल एंट्रीज उसमें पास करनी है। हाँ जी, हो गया। कितने स्टूडेंट्स का हो चुका है? कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी भी कर रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं फिर 5 मिनट और वेट कर लेती हूँ। अदरवाइज अच्छी बात है, सबने कर लिया है तो फिर जी बिल्कुल हर आइटम की एंट्री आपने करनी है, हर आइटम हर ट्रांजैक्शन की आपने एंट्री पास करनी है। तो एक्चुअल एफओएच आपका 900,000 है ना, तो 900,000 की भी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या एफओएच अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कैश या पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जितने भी कंपोनेंट्स गिवन है इस सवाल के अंदर आपने हर एक की जर्नल एंट्री पास करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किस तरह से करेंगे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, फिर अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स और चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात ना भी मेंशन करता तब भी आपको इस बात का पता था और तब भी आपको इस जर्नल एंट्री इसकी जर्नल एंट्री पास करनी थी, राइट? जॉब ए की कंप्लीशन की जर्नल एंट्री, जॉब बी की कंप्लीशन की जर्नल एंट्री, ये जॉब बी के लिए लॉस नहीं, जॉब बी के अकाउंट से बेसिकली ट्रांसफर होना है जॉब सी में, ये बात हो रही है बस। लास्ट पॉइंट बता दें, बिल्कुल डिस्कस करते हैं इसको। पहले जरा सबने कर लिया कंप्लीट? कोई ऐसे तो नहीं है जो रह गए हैं अभी कर रहे हैं सॉल्व? आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा। नहीं जी, CND की अजम्पशन ही नहीं है, CND कंप्लीट नहीं हुए हुए। सिर्फ उसने कौन सा बताया, जॉब ए वाज कंप्लीटेड एंड जॉब बी वाज कंप्लीटेड। इसमें अजम्पशन तो कोई है ही नहीं, अजम्पशन वाली बात है ही नहीं। इसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि सिर्फ ए और बी कंप्लीट हुए, तो उसका मतलब है CND आर वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, चले जी जर्नल एंट्रीज के ऊपर आते हैं। अगेन इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत हुए कि यहाँ पे तो मैम ने तो मना किया था कि WIP अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली ये WIP जॉब अकाउंट है, ठीक है, नाम के ऊपर मत रहेगा। द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम WIP कंट्रोल अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर रहे, यहाँ पे हम स्पेसिफिक जॉब्स के अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट WIP अकाउंट्स नहीं, सेपरेट WIP अकाउंट नहीं, सेपरेट जॉब अकाउंट्स आप इसको कहें, कंफ्यूज करने से जरा अवॉइड ही हुए। ठीक है, टर्म्स को जरा इंटरचेंजेबल ना यूज करें तो बेहतर है। जनरल लेजर में एक ही WIP कंट्रोल अकाउंट बना होगा, ये यहाँ पे डिफरेंट जी WIP कंट्रोल अकाउंट एक ही बनता है GL के अंदर।
यहाँ पे जो WIP अकाउंट इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये WIP इन्होंने बेसिकली जॉब अकाउंट्स को इन्होंने मतलब टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, बस दैट्स इट। ये एक्चुअली क्या है, ये 4 डिफरेंट जॉब अकाउंट्स हैं, याद रखिएगा ये। तो आप सिर्फ इसको जॉब अकाउंट ए, जॉब अकाउंट बी, जॉब अकाउंट सी, जॉब अकाउंट डी डाल दें, WIP लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। द पॉइंट इज ये इन्होंने जॉब, अब जिस तरह आपको पता है ना, अब जिस तरह रिसीवेबल्स अकाउंट की जगह मैं डेटर्स अकाउंट भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं, है ना? रिसीवेबल्स अकाउंट की जगह मैं डेटर्स अकाउंट, तो ये रिसीवेबल्स और डेटर्स दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स। इसी तरह उन्होंने जॉब अकाउंट लिखने के बजाय WIP जॉब अकाउंट ए कर दिया, बस ऐसे ही इन्होंने टाइटल ऑफ अकाउंट में ये चीज ऐड कर दी। आप भले ना करें, आप सिर्फ जॉब अकाउंट ए, जॉब अकाउंट बी, जॉब अकाउंट सी, जॉब अकाउंट डी, ठीक है? चलें जी, एंट्री नंबर 1 में जो हमारे पास इश्यूज हो रहे हैं जॉब्स के अंदर, इश्यूज फ्रॉम स्टोर, टर्म का खास ख्याल रखना है। इश्यूज इज समथिंग एल्स, परचेज इज समथिंग एल्स। रॉ मटेरियल का परचेज करना, रॉ मटेरियल का इश्यू करना, दोनों डिफरेंट स्टेप्स हैं, याद है ना? एक्विजिशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इश्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इश्यू की हमने बात करनी थी, यहाँ पे इश्यूज के बारे में बताया हुआ है, तो आपने इश्यूज की जर्नल एंट्री पास कर दी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? दूसरी जर्नल एंट्री भी बहुत सिंपल है। पेरोल, आपने लेबर लगाया, लेबर लगाने का आपने डिफरेंट जॉब अकाउंट्स के अंदर उसको एलोकेट कर दिया, FOS को अप्लाई कर दिया, इसमें भी होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके पास कितने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 9 लाख रुपीस, उसकी भी आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। FOH कंट्रोल अकाउंट या सिंपल FOH अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट? क्रेडिट कैश या पेबल क्रेडिट, ठीक है? फिर उसके बाद अब आपने ये हो रहा है ना, ये FOH अप्लाइड अकाउंट नहीं, इसको आप FOH कंट्रोल अकाउंट ही कहें अब्दुल्ला, यहाँ पे आप FOH कंट्रोल अकाउंट ही लिखें, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल भी इस बात से मत होए। अप्लाइड के केस में भी यही होगा, जॉब अकाउंट ए, जॉब अकाउंट बी, जॉब अकाउंट सी, जॉब अकाउंट डी, और उसको आपने सी और डी, और आप इसको ऑल्टरनेट इसको किसके अगेंस्ट करेंगे? FOH कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? इसको इसी तरह से रखें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जर्नल एंट्रीज के, आपको पता है कि लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्री पास करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ये तो आपने कर दिया अप्लाइड के केस में, ठीक है? एक्चुअल के केस में क्या होगा? FOH कंट्रोल अकाउंट 900,000 से ये डेबिट हुआ, और 900,000 से आपने कैश या पेबल क्रेडिट कर दिया। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, कितना आपने अंडर या ओवर एब्जॉर्ब किया है? 830,000 आपने एब्जॉर्ब किए थे, 9 लाख आपके पास एक्चुअल है। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपने अगर ये 70,000 से जर्नल एंट्री ये भी पास कर दी है जो मैं भी लिखने लगी, तो वो भी कंसिडर ठीक होगी, ठीक है? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की क्या जर्नल एंट्री होगी? आपने अंडर एब्जॉर्ब किया है 70,000 से, तो इसका मतलब है कि आपने अभी इनकम स्टेटमेंट में फर्दर एक्सपेंस आउट करना है ना? फर्दर एक्सपेंस आउट करना है। कितना एक्सपेंस आउट करना है? आपने 70,000 से कम एक्सपेंस किया था, ठीक है जनाब? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अब आपने 70,000 को फर्दर एक्सपेंस आउट करना है। जब एक्सपेंस आउट करना होता है तो इनकम स्टेटमेंट में वो चीज होती है डेबिट, ठीक है जनाब? और क्या क्रेडिट होगा यहाँ पे? FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर तो आपने ये सिंपल डबल एंट्री पास की है तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? एब्जॉर्ब्ड की डबल एंट्री हो गई ये वाली। FOH कंट्रोल अकाउंट पहले 8,30,000 से क्रेडिट हुआ, FOH कंट्रोल अकाउंट 9 लाख से डेबिट हुआ, और 70,000 से FOH कंट्रोल अकाउंट फिर क्रेडिट होके इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गया। ये जो इन्होंने जर्नल एंट्री पास की है इसको आप इग्नोर कर दें, ये भी सही तरीका है, बट एक ऑल्टरनेटिव है। इन्होंने एक नया अकाउंट बीच में लेकर आए हुए FOH अप्लाइड अकाउंट, जिसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही FOH के अकाउंट से अपना सारा काम कर लेते हैं, है ना? ये बात समझ आ गई सबको? हम एक ही FOH अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट के थ्रू ही हम अपना सारा काम कर देते हैं। हमें FOH अप्लाइड अकाउंट अलग और FOH कंट्रोल अकाउंट अलग बनाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप इस तरीके से, आपने ऑब्वियसली बात है जर्नल एंट्रीज पास की हुई है, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। इज दैट क्लियर? सबने इसी तरह से एंट्री लिखी थी, है ना?
और पीछे देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये पीछे क्या इन्होंने जर्नल एंट्री पास कर दिया है। वो इन्होंने इसलिए पास की क्योंकि इन्होंने अप्लाइड के लिए पहले एक अलग अकाउंट खोला, फिर अप्लाइड से 830 को ट्रांसफर किया कंट्रोल अकाउंट में, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर आपके पास जॉब ए जब कंप्लीट हो रही है तो वो उसको WIP अकाउंट से पहले लेके जा रहा है फिनिश गुड्स अकाउंट में, और फिर क्या हो रहा है, फौरन से ही फिनिश गुड्स अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। तो अगर हम इसको डायरेक्टली भी कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और जॉब अकाउंट ए क्रेडिट, तो वो भी हमारा आंसर सही कंसिडर होगा। इज दैट क्लियर? तो 2.8 मिलियन पहले WIP से फिनिश गुड में गया, फिर फिनिश गुड से फॉरन से निकल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया, तो वी कैन ऑल्सो एंटायरली ओमिट, हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं किधर, ये जो 10% की बात कर रहा है कि 10% कितना, 10% था कितना था, हाँ 10% जॉब बी की जो इन्वेंट्री थी वो हो गई डैमेज, और हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, वो जॉब सी में चल इस्तेमाल हो जाएगा आगे। वो ऐसी कोई चीज है कि वो जॉब सी में इस्तेमाल हो जाएगी। अब जर्नल एंट्री को देखते हैं तो हमें इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। पहले हमें ये पता चले कि जॉब बी में जितनी कंप्लीट हुई थी, हमारा काम जितना कंप्लीट हुआ था, उसकी टोटल कॉस्ट थी कितनी। ये तो सबके लिए आसान है ना, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस था, फिर उसमें हमने फर्दर मटेरियल इतने का लगाया, लेबर इतने का लगाया, और FOH इतने का हमने अब्सॉर्ब किया। ठीक है जनाब, तो कंप्लीशन के टाइम पे हमारे पास जॉब बी का टोटल कॉस्ट कितना बनता है, 4540,000। अब पता ये चला कि 10% हो गया लॉस्ट, डैमेज हो गया, तो कितना बनता है 10%, 4540,000 का 454000। वो ये कह रहा है कि वो इसको बेच नहीं रहा, स्क्रैप नहीं कर रहा, वो इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो जॉब सी में किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या जर्नल एंट्री पास होगी? मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 4540,000 में से 10%, यानी कि ये था 454000, ये तो निकल गया, बच कितना गया, हाँ जी, बच कितना गया आपके पास इन सब में से जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, 4086,000। क्या करेंगे इस 4086,000 का? इसका मतलब ये हुआ कि 4086,000 तो हो गया सेल, यस और नो? ये तो अल्टीमेटली कहां चला जाना चाहिए, फिनिश गुड्स में जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाना चाहिए, है ना। ये तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, और रिमेनिंग जो 454000 है वो कहां चला जाएगा, वो आपने ट्रांसफर करना है जॉब सी में। तो अब जरा जर्नल एंट्री खुद बना के देखें किस तरह से होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि जॉब अकाउंट बी में से अब ये टोटल अमाउंट निकल जानी है ना। जॉब अकाउंट बी में से कितनी अमाउंट निकलेगी, 4540,000 अब खत्म हो गया। जॉब अकाउंट बी से ये पूरी अमाउंट निकल गई। जो कुछ अमाउंट है 4086 है, उसको हम चले पहले इनके हिसाब से चलते हैं, हम पहले उनको ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स अकाउंट के अंदर, है ना। फिनिश्ड गुड्स में कितना गया, 4086,000, और जॉब अकाउंट सी में कितना ट्रांसफर हुआ, डेबिट हुआ, वो हुआ 454000। बताइए, आसान हो गई ना डबल एंट्री बनानी? ठीक है जनाब, बात समझ आ गई। और फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जब फिनिश गुड्स में से भी ट्रांसफर करना है तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने डेबिट कर दिया 4086, और फिनिश्ड गुड्स आपने क्रेडिट कर दिया 408। आई होप दैट्स क्लियर ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने सारी जर्नल एंट्रीज लिख ली। का ऑर्डर एज पर कमिटमेंट, तो वो हमें उन्होंने फर्दर इंफॉर्मेशन कोई दी हुई नहीं है कि उसका क्या है, कोई मसले मसाइल उससे होंगे नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हुई हुई है कस्टमर से कि क्या करेंगे अगर इस तरह से हुआ, तो फिर हमें करने की जरूरत क्या आगे। ठीक है जनाब, तो ये बात हो गई कंप्लीट। अब जरा आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी जनाब, स्टडी टेक्स्ट ऑब्वियसली बात है, आई कैप पास पेपर का सवाल है, आई कैप स्टडी टेक्स्ट में वही वाला सवाल आपके पास आएगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन सिमिलर हैं दोनों हैंडबुक्स के अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आई कैप स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन बड़ा सिंपल सा सवाल है ये भी, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
उसी तरह का है जिस तरह का अभी हमने किया है। मुझे बात बताइए, 2 बजे अगर हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है तो 2 बजे वाली एक्स्ट्रा या 2:15 बजे, जितने बजे भी आप कहते हैं, 2:30 बजे कहते हैं, मैं 2:30 बजे रखने को तैयार हूँ। आपके पास उससे पहले टाइम होगा कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सके? अब्दुल्ला कह रहे हैं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, सब स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा ना, उनकी बैक टू बैक क्लासेस है। चलें ठीक है, ये फिर मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए इसको मैं दे रही हूँ एज योर होम असाइनमेंट, ठीक है। ये फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, जिस तरह हमने क्लास बुक नंबर 1 किया था। तो आज का पहला जो होम असाइनमेंट है वो आपको मिल गया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जल्दी से आ जाए जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं जरा, और फिर देखते हैं या चले ये फिर हम लोग सेकंड उसमें क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि अभी 10:57 हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी दूसरी क्लास में कर लेते हैं। मैं आपको आज का एजेंडा बता देती हूँ। जो हमारी 2 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपना सर्विस कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के बारे में हमने जरा डिस्कशन करनी है, ठीक है। बैच कॉस्टिंग के अंदर तो सिंपल एक एडिशनल चीज है, वो क्या होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। और सर्विस कॉस्टिंग हमने जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करके इंशाल्लाह एंड भी कर देंगे अपनी सेकंड क्लास में। तो यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से अभी हमने एक्स्ट्रा क्लास जो है वो करना ही है। अब्दुल्ला कह रहे हैं जी 2:30 पे सिस्टर को, अच्छा अगर हम अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट पे अगर हम थोड़ा लेट कर लें क्लास, 2:40 पे अगर क्लास स्टार्ट करें, आपको थोड़ा ब्रेक का भी टाइम मिल जाएगा। या चलें 2 के बजाय 3 बजे अगर स्टार्ट कर लें, हाउ अबाउट दैट? 3 बजे किसी को कोई इशू तो नहीं है? थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिएगा जिन लोगों की बैक टू बैक क्लासेस हैं। 3 से 4 तक हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रखते हैं। द ऑब्जेक्टिव है कि हमने आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। 2:40 इज ओके। 2:40 को जरा 3 पे ले जाए मोहसिन। होपफुली बारिश जो है वो भी हल्की फुल्की हो जाएगी या खत्म हो जाए, अल्लाह करे। आप कौन से सिटी में रहते हैं मोहसिन? मुल्तान में, अच्छा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर 3 बजे हमारी एक्स्ट्रा क्लास है आज, और उसमें हमने ये टॉपिक वाइंड अप करना है। आई होप आप लोगों को इतना मुश्किल लग नहीं रहा होगा, मैं भी उसको इतना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही लेके चल रही हूँ, उस पर ज्यादा हम इतनी कोई टेक्निकल डिस्कशंस तो ऐसा कर भी नहीं रहे। जर्नल एंट्रीज याद हो जाएंगी। अगेन मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अगर आपके पास अननोन ट्रांजैक्शन आ भी जाती है तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो यू कैन मेक द करेक्ट एंट्री ऑन योर ओन। खुद से भी आप आराम से सोच समझ के कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जब हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें यस फुल्ली गेयर्ड होंगे, फ्रेश माइंड्स के साथ इंशाल्लाह हमने इसको करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि टेक्निकल है, ठीक है जी जनाब। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद इस बात पे भी हम रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से हम सुरखरू होके अपने एग्जाम हॉल से निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर 3 बजे मिलते हैं। अब तक जितना हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? किसी ने मुझे कहा था बोर्ड दिखा दे, तो ये लें जी बोर्ड मैंने दिखा दिया। चलें जी, इंशाल्लाह फिर 3 बजे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कोई बात नहीं, एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री नहीं डाली लेकिन डालनी है शाहरुख, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड का हमें पता है, इसकी भी तो जर्नल एंट्री होगी ना, तो क्यों नहीं डाली इन्होंने? डालनी चाहिए। मैंने आपको वही बताया, क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स गिवन है
अब देखिए आपको नहीं बताया ना उसने जर्नल एंट्रीज किस किस की पास करनी है, तो भाई जितने भी आपके पास क्वेश्चन में आइटम्स गिवन है सबकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। आपने सारे रिसोर्सेज को इशू करते हुए बताना है। अगर परचेज होता हुए भी, अब देखें यहाँ पे शाहरुख, यहाँ पे उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा कितना, यस और नो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सवाल में आप ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना आपको बताया क्या कि रॉ मटेरियल खरीदा कितना, है ना, रॉ मटेरियल लगाया कितना डिफरेंट जॉब्स पे वो बताया हुआ है। अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदने की इंफॉर्मेशन भी दी जाती तो आपको उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी थी। इज दैट क्लियर? तो जब वो आपको ये कहता है कि जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है, तो यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, हमेशा कॉस्ट और जनरल दोनों की एंट्रीज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से समझें कि भाई आपने सारी जर्नल एंट्रीज इकट्ठे पास करनी है, ठीक है। चले जी, इंशाल्लाह फिर 3 बजे मिलते हैं। थोड़ा फ्रेश होकर आइएगा, लंच वंच जरा अच्छे तरीके से, नींद को भगा के, चाय शाय पी के, ठीक है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को इंशाल्लाह आज कंप्लीट करना है। चलें जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।